सोचिए आप लगातार कई ट्रेड्स में छोटा छोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपको लगने लगता है कि अब आपकी ट्रेडिंग सही दिशा में जा रही है। लेकिन फिर अचानक सिर्फ एक ऐसा ट्रेड आता है जिसमें आपका छोटा प्रॉफिट ही नहीं बल्कि कई दिनों की पूरी कमाई वापस चली जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके बाद आप उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अगला ट्रेड लेते हैं, फिर अगला ट्रेड लेते हैं और देखते ही देखते एक छोटा सा लॉस आपके पूरे ट्रेडिंग अकाउंट पर भारी पड़ने लगता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला जो आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट की गारंटी दे, बल्कि मैं आपको ट्रेडिंग का वो रूल समझाने वाला हूं जिसे अगर आपने सही तरीके से अपने माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट में लागू कर लिया तो एक बड़ा अनकंट्रोल्ड लॉस आपकी पूरी ट्रेडिंग को खराब नहीं कर पाएगा। और यकीन मानिए, ट्रेडिंग में असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कितनी बार गलत होते हैं। असली प्रॉब्लम यह है कि जब आप गलत होते हैं तब आप कितना पैसा खोते हैं। क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को हर बार सही होने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि गलत होने पर कहां रुकना है। लेकिन सवाल यह है कि हम प्रॉफिट में जाते ही जल्दी एग्जिट क्यों कर देते हैं, जबकि लॉस में जाते ही उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि मार्केट वापस आएगा। आखिर हमारा दिमाग प्रॉफिट को जल्दी पकड़ने और लॉस को लंबे समय तक होल्ड करने के लिए क्यों मजबूर करता है? और इससे भी बड़ा सवाल, इस पूरी आदत को बदला कैसे जाए? आज की वीडियो के अंत तक आप इसी साइकोलॉजी और इसी रूल को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। और अगर आपने इसे अपनी ट्रेडिंग में ईमानदारी से लागू किया तो शायद आपकी अगली बड़ी इंप्रूवमेंट किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि अपने लॉस को कंट्रोल करने से शुरू होगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर छोटा प्रॉफिट और बड़ा लॉस होने की ये पूरी साइकिल शुरू कहां से होती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ देखने के बजाय सही तरीके से समझना और अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आज का ये मैसेज आपके लिए है। पिछले 5 साल के अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, अपनी गलतियों, सीख और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को मैंने एक जगह लाकर तैयार किया है स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स। इस कोर्स में स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है ताकि आपको अलग अलग जगह भटक कर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ना करनी पड़े। आज मार्केट में कई ट्रेडिंग कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी कीमत 10,000 रुपये से भी ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को आपके लिए सिर्फ 999 रुपये में उपलब्ध कराया है। सोचिए, 999 रुपये कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन सही नॉलेज और डिसिप्लिन्ड अप्रोच बनाने की दिशा में ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जरूर हो सकता है। और अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो मेरी 499 रुपीज़ वाली ट्रेडिंग ई बुक को भी साथ जरूर लें, क्योंकि कोर्स में जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे, ई बुक उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करने और अपनी लर्निंग को व्यवस्थित रखने में आपकी मदद करेगी। यानी कोर्स प्लस ई बुक आपकी ट्रेडिंग लर्निंग जर्नी को एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देने के लिए तैयार किए गए हैं। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं और अपनी मिस्टेक्स से सीखने के बजाय स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स सिर्फ 999 रुपये में और ई बुक 499 रुपये में जरूर देखें। हो सकता है आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव कोई बड़ी रकम खर्च करने से नहीं बल्कि सही समय पर सही नॉलेज लेने से शुरू हो। अब सबसे पहले उस समस्या को समझते हैं जो बहुत सारे ट्रेडर्स को धीरे धीरे नुकसान की तरफ ले जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि असली गलती कहां हो रही है। आपने शायद खुद भी ये अनुभव किया होगा कि जब कोई ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट में जाता है तो मन तुरंत कहता है कि प्रॉफिट बुक कर लो, कहीं ये प्रॉफिट वापस न चला जाए। आप जल्दी से एग्जिट कर देते हैं और आपको लगता है कि अच्छा हुआ, कम से कम प्रॉफिट तो बचा लिया। लेकिन कुछ समय बाद जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगता है तो आपकी सोच अचानक बदल जाती है। वहां आप कहते हैं थोड़ा वेट करता हूं, मार्केट वापस आ सकता है, अभी एग्जिट करने की क्या जरूरत है। फिर लॉस थोड़ा और बढ़ता है तो आप कहते हैं अब इतना लॉस हो ही गया है, थोड़ा और वेट कर लेता हूं, शायद अगली कैंडल में रिकवरी आ जाए। और यहीं से एक बहुत खतरनाक आदत शुरू होती है। प्रॉफिट में आप डर के कारण जल्दी एग्जिट करते हैं, लेकिन लॉस में आप उम्मीद के कारण एग्जिट करने से बचते हैं। यानी जब मार्केट आपको पैसा दे रहा होता है तब आप जल्दी पैसा लेकर भाग जाते हैं और जब मार्केट आपसे पैसा ले रहा होता है तब आप उसे रोकने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप इस व्यवहार को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहां समस्या केवल मार्केट एनालिसिस की नहीं है, यहां असली समस्या आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की है। क्योंकि मार्केट तो हर ट्रेडर के लिए एक जैसा ही है, वही चार्ट, वही प्राइस मूवमेंट, वही कैंडल्स और वही वॉलेटिलिटी। फिर एक ट्रेडर कंसिस्टेंट क्यों बनता है और दूसरा बार बार लॉस में क्यों फंसता है? अंतर अक्सर स्ट्रैटेजी से ज्यादा इस बात में होता है कि दोनों ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट और लॉस को कैसे हैंडल करते हैं। अब एक बहुत सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी ट्रेड में 1,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। आपको लगा कि आज अच्छा दिन है, इसलिए आपने प्रॉफिट तुरंत बुक कर लिया।
अगले दिन आपने फिर एक ट्रेड लिया और 500 रुपये प्रॉफिट हुआ, आपने उसे भी तुरंत बुक कर लिया। तीसरे दिन आपने 800 रुपये प्रॉफिट लिया, यानी 3 ट्रेड्स में आपने कुल 2300 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। अब चौथे दिन मार्केट आपके खिलाफ चला गया, लेकिन इस बार आपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं किया। आपने सोचा कि मार्केट वापस आएगा। देखते ही देखते उस ट्रेड में आपका लॉस 3000 रुपये हो गया। अब जरा कैलकुलेशन देखिए, आपने 3 बार सही डायरेक्शन पकड़ी और कुल 2300 रुपये कमाए, लेकिन एक ट्रेड में आपने 3000 रुपये खो दिए। इसका मतलब आपकी 3 सही ट्रेड्स भी उस एक गलत ट्रेड के सामने कमजोर पड़ गईं। और यही वो जगह है जहां बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी को दोष देना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, मेरे इंडिकेटर्स गलत हैं, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन कई बार स्ट्रैटेजी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है लॉस को एक्सेप्ट ना करना। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ ट्रेड्स गलत होते हैं तो वो नॉर्मल है, कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम हर बार सही नहीं होता। लेकिन अगर आपका एक गलत ट्रेड आपके कई सही ट्रेड्स का प्रॉफिट मिटा देता है तो आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट पर सवाल उठाना चाहिए। अब यहाँ एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप काम करता है। जब हमारा ट्रेड लॉस में जाता है तो हम उस लॉस को केवल एक नंबर की तरह नहीं देखते, हम उसे अपने डिसीजन की गलती की तरह देखने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अभी एग्जिट कर दिया तो इसका मतलब हमने गलत डिसीजन लिया। इसलिए हमारा दिमाग उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता। हम मार्केट से उम्मीद करने लगते हैं कि वो वापस आए और हमारे डिसीजन को सही साबित कर दे। यही वजह है कि ट्रेडर कहता है मेरा एनालिसिस गलत नहीं हो सकता, मार्केट वापस आएगा। लेकिन मार्केट का काम आपके एनालिसिस को सही साबित करना नहीं है। मार्केट को आपके एंट्री प्राइस से कोई मतलब नहीं है। आपने कहाँ बाय किया, कहाँ सेल किया, कितना कैपिटल लगाया, कितना प्रॉफिट चाहिए या कितना लॉस हो चुका है, मार्केट इन चीजों में से किसी को नहीं देखता। मार्केट सिर्फ अपनी मूवमेंट के अनुसार चलता है। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक वाक्य अक्सर यही होता है, थोड़ा और वेट करता हूं, क्योंकि कई बार यही छोटा सा वेट बहुत बड़े लॉस में बदल जाता है। और जब लॉस बड़ा हो जाता है तब एक दूसरी समस्या शुरू होती है, लॉस रिकवरी की। ट्रेडर सोचता है कि अब मुझे ये लॉस वापस निकालना है और फिर वो अपनी पोजीशन साइज बढ़ा देता है, ज्यादा ट्रेड्स लेने लगता है, बिना सेटअप के एंट्री लेने लगता है। यानी पहला लॉस केवल फाइनेंशियल लॉस नहीं रहता, बल्कि वो आपके अगले डिसीजंस को भी प्रभावित करने लगता है। अब जरा इसके उलट एक प्रोफेशनल माइंडसेट को देखिए। एक डिसिप्लिन ट्रेडर ये नहीं सोचता कि मुझे हर ट्रेड में सही होना है। वो पहले से ये स्वीकार करता है कि कुछ ट्रेड्स गलत होंगे, इसलिए वो ट्रेड लेने से पहले ही तय करता है कि अगर मार्केट मेरे एनालिसिस के खिलाफ गया तो मैं कहां एग्जिट करूंगा और कितना रिस्क लूंगा। उसके लिए स्टॉप लॉस कोई दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस उसके ट्रेडिंग बिजनेस का एक हिस्सा है। वो जानता है कि छोटा और डिफाइंड लॉस लेना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि एक छोटा लॉस बड़ा अनकंट्रोल्ड लॉस बन जाए। और यहीं से हमारी पूरी ट्रेडिंग सोच बदलना शुरू होती है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि ट्रेडिंग में हर बार प्रॉफिट करना जरूरी नहीं है, लेकिन बड़े लॉस को कंट्रोल करना जरूरी है, तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगला सवाल ये है कि आखिर इस बड़े लॉस को कंट्रोल करने के लिए आपको ट्रेड लेने से पहले क्या तय करना चाहिए, और वो कौन सा सिंपल रूल है जो आपके रिस्क को पहले से डिफाइन कर सकता है। क्योंकि यही वो जगह है जहां हमें प्रॉफिट के पीछे भागने से पहले अपने लॉस की सीमा तय करना सीखना होगा। अब जब आपको ये समझ आ गया है कि असली समस्या सिर्फ लॉस होना नहीं है, बल्कि उस लॉस को कंट्रोल से बाहर जाने देना है, तो अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि आखिर ट्रेड लेने से पहले हमें क्या तय करना चाहिए। यहीं से आपकी ट्रेडिंग का पूरा तरीका बदल सकता है। मैं जब किसी ट्रेड को देखता हूं तो सबसे पहले ये नहीं सोचता कि इस ट्रेड से मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है। मैं पहले ये सोचता हूं कि अगर मेरा एनालिसिस गलत हुआ तो मैं कितना लॉस लेने के लिए तैयार हूं। यह बदलाव सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ट्रेडिंग माइंडसेट में इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जब आप पहले प्रॉफिट देखते हैं तो आपका दिमाग रिवॉर्ड के पीछे भागने लगता है, लेकिन जब आप पहले रिस्क देखते हैं तो आपका दिमाग प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है। और ट्रेडिंग में पहले कैपिटल की प्रोटेक्शन आती है, उसके बाद प्रॉफिट की बात आती है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है। अब आपने अपने लिए यह तय किया कि किसी एक ट्रेड में मैं अपने कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क करूंगा। इसका मतलब हुआ कि इस ट्रेड में आपका मैक्सिमम रिस्क लगभग 1000 रुपए है। अब ध्यान से समझिए, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर ट्रेड में ठीक 1000 रुपए का लॉस ही होगा। इसका मतलब यह है कि आप पहले से अपनी रिस्क की सीमा तय कर रहे हैं। यानी अगर मार्केट आपके एनालिसिस के खिलाफ जाता है और आपका सेटअप इनवैलिड हो जाता है तो आप उस ट्रेड से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। यही एक छोटा सा डिसीजन आपको उस स्थिति से बचा सकता है जहां एक छोटा लॉस धीरे धीरे बहुत बड़े लॉस में बदल जाता है। अब सवाल उठता है कि स्टॉप लॉस कहां लगाएं, और यहां बहुत सारे ट्रेडर्स एक गलती करते हैं। वे पहले तय करते हैं कि मुझे सिर्फ 500 रुपए का लॉस लेना है और फिर चार्ट में कोई भी जगह देखकर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ये सही तरीका नहीं है। स्टॉप लॉस केवल पैसा देखकर नहीं, बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर देखकर तय होना चाहिए। जहां आपका ट्रेडिंग सेटअप इनवैलिड होता है वहां आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।
उसके बाद पोजीशन साइज ऐसी होनी चाहिए कि स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका कुल रिस्क आपकी तय सीमा के अंदर रहे। यानी पहले मार्केट बताएगा कि आपका एनालिसिस कहाँ गलत है, फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट तय करेगा कि उस गलती में आपको कितना पैसा खोना है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग पोजीशन साइज देखकर रिस्क तय करते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे इतने शेयर्स लेने हैं, इतने लॉट्स लेने हैं, फिर देखते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, जबकि डिसिप्लिन्ड अप्रोच इसके बिल्कुल उलट होती है। पहले आप तय करते हैं कि कितना रिस्क लेना है, फिर चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस तय करते हैं और उसके बाद उसी के अनुसार पोजीशन साइज कैलकुलेट करते हैं। यही वजह है कि दो ट्रेडर्स एक ही स्टॉक में एक ही एंट्री ले सकते हैं, लेकिन दोनों का रिस्क बिल्कुल अलग हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। रिस्क तय करने का मतलब ये नहीं है कि आपको मार्केट में प्रॉफिट नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए, लेकिन प्रॉफिट आपकी पहली चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले ही तय कर लिया कि मेरा रिस्क इतना है, मेरा सेटअप यहां इनवैलिड होगा और मेरा लॉजिकल टारगेट यहां है, तो ट्रेड के दौरान आपके इमोशंस काफी हद तक कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन अगर आपने बिना प्लान के एंट्री ले ली और उसके बाद चार्ट बदलने के साथ अपना डिसीजन बदलते रहे, तो आपका माइंडसेट मार्केट की हर छोटी मूवमेंट के साथ बदलता रहेगा। एक कैंडल ऊपर गई तो आपको लगेगा कि अब प्रॉफिट होगा, अगली कैंडल नीचे आई तो आपको लगेगा कि अब ट्रेड खराब हो गया, फिर थोड़ी रिकवरी हुई तो आप फिर होप करने लगेंगे। इस तरह आपका डिसीजन डेटा और प्लान से नहीं, इमोशन से होने लगता है। इसलिए मैं हमेशा ये मानता हूं कि ट्रेड लेने से पहले लिया गया डिसीजन ट्रेड के बीच में लिए गए डिसीजन से ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एंट्री के समय आपका दिमाग शांत होता है, लेकिन जब आपकी पोजीशन प्रॉफिट या लॉस में होती है तब फियर और ग्रीड दोनों आपके डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आपको पहले से तय करना होगा कि किस स्थिति में मैं एग्जिट करूंगा और किस स्थिति में मैं अपने ट्रेड को चलने दूंगा। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। स्टॉप लॉस को बार बार दूर करना आपके रिस्क मैनेजमेंट को खत्म कर सकता है। अगर आपने तय किया था कि इस लेवल पर आपका सेटअप इनवैलिड है, लेकिन प्राइस वहां पहुंचने के बाद आपने स्टॉप लॉस और नीचे कर दिया, तो आपने वास्तव में अपना रिस्क बढ़ा दिया। और अगर आप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लॉस एक्सेप्ट नहीं करना है, तो समस्या मार्केट में नहीं, आपके माइंडसेट में है। याद रखिए, एक छोटा डिफाइंड लॉस आपके ट्रेडिंग बिजनेस का खर्च हो सकता है, लेकिन एक बड़ा अनकंट्रोल्ड लॉस आपकी पूरी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई ट्रेड लें तो प्रॉफिट का सपना देखने से पहले अपना वर्स्ट केस सिनेरियो लिखिए। अगर मार्केट मेरे खिलाफ गया तो मैं कहां गलत साबित होऊंगा, मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना होगा और क्या मैं उस रिस्क को बिना इमोशन के एक्सेप्ट कर सकता हूं। अगर इन सवालों के जवाब आपके पास एंट्री से पहले हैं तो आप सिर्फ ट्रेड नहीं ले रहे हैं, आप एक प्लान्ड ट्रेड ले रहे हैं। और अब अगला सवाल यह है कि जब हम रिस्क पहले से तय कर लेते हैं तो प्रॉफिट को कितना चलने देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ लॉस छोटा रखना ही काफी नहीं। अगर प्रॉफिट आते ही हम जल्दी एग्जिट कर देंगे तो फिर हमारी पूरी रिस्क मैनेजमेंट का फायदा कम हो सकता है। इसलिए अब हमें समझना होगा कि रिस्क और रिवॉर्ड के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। अब तक हमने समझा कि किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले अपना रिस्क तय करना कितना जरूरी है, लेकिन यहाँ एक और बड़ी गलती होती है। बहुत सारे ट्रेडर्स लॉस को तो छोटा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में आता है वे तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यानी लॉस में उन्हें उम्मीद होती है कि मार्केट वापस आएगा, लेकिन प्रॉफिट में उन्हें डर होता है कि कहीं मार्केट वापस न चला जाए। यही वो जगह है जहां रिस्क और रिवॉर्ड का सही बैलेंस समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी ट्रेड में 1000 रुपए का रिस्क लिया है। अब अगर मार्केट आपके पक्ष में जाता है और आपको सिर्फ 500 रुपए का प्रॉफिट दिखाई देता है, तो क्या आपको तुरंत एग्जिट कर जाना चाहिए? इसका जवाब हर ट्रेड में एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि टारगेट हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर और आपके ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से तय होना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर समझिए, अगर आप लगातार छोटे प्रॉफिट लेकर निकल रहे हैं और दूसरी तरफ कभी कभी बहुत बड़ा लॉस होने दे रहे हैं, तो आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट कमजोर हो जाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग में केवल विन रेट महत्वपूर्ण नहीं होता, एवरेज विन और एवरेज लॉस भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। मान लीजिए आपकी 10 ट्रेड्स में सिर्फ 4 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाती हैं और 6 ट्रेड्स लॉस में जाती हैं। पहली नज़र में आपको लगेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है, क्योंकि 10 में से 6 ट्रेड्स गलत हो गई। लेकिन अब दूसरी तरफ सोचिए, अगर उन 6 लॉस में आपका कुल नुकसान 3000 रुपए है और उन 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में आपका कुल प्रॉफिट 6000 रुपए है, तो 4 सही ट्रेड्स आपके 6 गलत ट्रेड्स के नुकसान को कॉम्पेंसेट कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर ट्रेड में सही होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और लूजिंग ट्रेड्स के बीच ऐसा बैलेंस बनाना है जिसमें आपकी स्ट्रैटेजी के पास लॉन्ग टर्म में टिके रहने का मौका हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती से बचना जरूरी है। केवल ये सोचकर कि मुझे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, किसी भी ट्रेड में जबरदस्ती बड़ा टारगेट नहीं लगाना चाहिए। अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपके टारगेट को सपोर्ट नहीं करता, तो केवल चार्ट पर बड़ा टारगेट लिख देने से वो प्रॉफिट में नहीं बदल जाएगा।
इसलिए पहले ये देखिए कि आपका सेटअप कहाँ तक लॉजिकली चल सकता है। फिर देखिए कि उस ट्रेड में आपका रिस्क कितना है और संभावित रिवॉर्ड उसके मुकाबले कितना उचित है। उदाहरण के लिए, अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत पास है और मार्केट का अगला रेजिस्टेंस बहुत दूर है, तो रिस्क रिवॉर्ड आकर्षक हो सकता है। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है और सामने तुरंत एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस मौजूद है, तो भले ही आपको ट्रेड अच्छा दिखाई दे, रिस्क रिवॉर्ड शायद आपके पक्ष में ना हो। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको ट्रेड की क्वालिटी समझने में मदद करने वाला एक टूल है। अब यहाँ एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है प्रॉफिट को जल्दी बुक करने की आदत। जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, तब आपके दिमाग में एक आवाज़ आती है, बस इतना प्रॉफिट काफ़ी है, इसे बचा लो। ये फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपने ट्रेड लेने से पहले अपना टारगेट या एग्जिट प्लान तय किया था, तो केवल इसलिए प्लान मत बदलिए क्योंकि आपको स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अगर आपका सेटअप अभी भी वैलिड है और आपकी ट्रेडिंग प्लान के अनुसार ट्रेड को होल्ड करना है, तो सिर्फ डर के कारण जल्दी एग्जिट करना आपके सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर प्रॉफिटेबल ट्रेड को ज़बरदस्ती ज़्यादा देर तक होल्ड करना चाहिए। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बदल गया है, आपका टारगेट पूरा हो गया है या आपके एग्जिट रूल्स के अनुसार बाहर निकलने का सिग्नल मिला है, तो एग्जिट करना बिल्कुल सही है। फर्क सिर्फ इतना है कि एग्जिट आपका इमोशन तय कर रहा है या आपका प्लान। यही असली सवाल है। क्योंकि अगर प्रॉफिट में एग्जिट फियर के कारण हो रहा है और लॉस में एग्जिट होप के कारण नहीं हो रहा, तो आपके डिसीजंस का बैलेंस बिगड़ चुका है। आपको इस बैलेंस को वापस लाना होगा। एक बहुत सिंपल तरीका है, ट्रेड लेने से पहले ही 3 चीजें तय कर लीजिए। कहाँ एंट्री है, कहाँ आपका रिस्क इनवैलिड होगा और मार्केट आपके पक्ष में जाने पर कहाँ आपका लॉजिकल एग्जिट हो सकता है। फिर ट्रेड के दौरान हर छोटी कैंडल देखकर अपने रूल्स बदलने की कोशिश मत कीजिए। आपको मार्केट की हर मूवमेंट पर रिएक्शन नहीं देना है, आपको अपने प्लान के अनुसार एक्शन लेना है। और याद रखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर का उद्देश्य मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना नहीं होता। उसका उद्देश्य ऐसा रिस्क लेना होता है जिसमें उसका कैपिटल सुरक्षित रहे और उसके पास बार बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेने की क्षमता बनी रहे। क्योंकि अगर आपने एक ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, तो अगली 10 अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बेकार हो सकती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर रिस्क तय है, स्टॉप लॉस तय है और लॉजिकल टारगेट भी तय है, तो फिर पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए? क्योंकि कई बार सही सेटअप और सही स्टॉप लॉस होने के बावजूद गलत पोजीशन साइज की वजह से ट्रेडर जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेता है। और यही अगला हिस्सा है जहां हमें समझना होगा कि एक ही ट्रेड में कितना कैपिटल लगाना चाहिए ताकि एक गलत ट्रेड आपके पूरे ट्रेडिंग अकाउंट पर भारी ना पड़े। अब जब हमने समझ लिया है कि रिस्क पहले तय करना है और प्रॉफिट को सिर्फ डर की वजह से जल्दी बुक नहीं करना है, तो अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आखिर एक ट्रेड में कितनी पोजीशन लेनी चाहिए? क्योंकि मान लीजिए आपने बहुत अच्छी एंट्री ढूंढ ली, आपका स्टॉप लॉस भी बिल्कुल सही जगह है और आपका टारगेट भी लॉजिकल है, लेकिन आपने पोजीशन साइज इतनी बड़ी ले ली कि स्टॉप लॉस हिट होते ही आपके ट्रेडिंग अकाउंट का बड़ा हिस्सा नुकसान में चला गया, तो आपकी पूरी प्लानिंग बेकार हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा पोजीशन साइज को सिर्फ इस आधार पर नहीं देखता कि मुझे कितने शेयर्स लेने हैं या कितने लॉट्स लेने हैं। मैं पहले ये देखता हूं कि इस ट्रेड में मेरा रिस्क कितना है। यही सोच आपको एक इमोशनल ट्रेडर से डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की तरफ ले जाती है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और आपने तय किया कि एक ट्रेड में आप अधिकतम 1% रिस्क लेंगे, यानी आपका मैक्सिमम रिस्क लगभग 1000 रुपए हुआ। अब मान लीजिए आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का अंतर प्रति शेयर 10 रुपए है, तो आपको पोजीशन साइज ऐसी रखनी होगी कि स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका कुल रिस्क लगभग 1000 रुपए के आसपास रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर परिस्थिति में बिल्कुल 1000 रुपए का ही लॉस होगा, क्योंकि स्लिपेज, ब्रोकरेज और मार्केट कंडीशंस जैसी चीजें भी प्रभाव डाल सकती हैं। लेकिन आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपका प्लान्ड रिस्क आपकी तय सीमा से बाहर न जाए। अब जरा सोचिए, अगर उसी ट्रेड में आपने बिना पोजीशन साइज कैलकुलेट किए बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद लिए और स्टॉप लॉस हिट होते ही आपको 5000 या 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो क्या होगा? सबसे पहले आपका माइंडसेट बदलेगा। आप सोचेंगे कि अब यह पैसा जल्दी रिकवर करना है। फिर अगला ट्रेड लेते समय आप शायद ज्यादा रिस्क लेंगे और यहीं से एक लॉस दूसरे लॉस को जन्म दे सकता है। इसलिए पोजीशन साइज केवल कैलकुलेशन नहीं है, यह आपके माइंडसेट की प्रोटेक्शन भी है। जब आपको पता होता है कि किसी एक ट्रेड का लॉस आपके अकाउंट को हिला नहीं सकता, तब आप ट्रेड के दौरान ज्यादा शांत रह सकते हैं। लेकिन जब आपकी पोजीशन इतनी बड़ी होती है कि हर एक कैंडल आपके दिल की धड़कन बढ़ा देती है, तो आप अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके नहीं रह पाएंगे। प्राइस थोड़ा नीचे गया तो डर लगेगा, थोड़ा ऊपर गया तो ग्रीड आएगी, फिर आप जल्दी एग्जिट करेंगे, स्टॉप लॉस हटाएंगे या पोजीशन को जरूरत से ज्यादा मैनेज करने लगेंगे।
इसलिए अगर किसी ट्रेड में आपको लगातार स्क्रीन देखनी पड़ रही है और हर छोटी मूवमेंट पर बेचैनी हो रही है, तो कई बार समस्या मार्केट में नहीं, पोजीशन साइज में होती है। आपको पोजीशन साइज इतनी रखनी चाहिए कि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो आप अगला ट्रेड बिना किसी बदले की भावना के ले सकें। यही लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। अब एक और गलती समझिए। कुछ ट्रेडर्स किसी एक ट्रेड में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने पर अपना रिस्क अचानक बढ़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि ये सेटअप बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इस बार ज्यादा कैपिटल लगा देता हूं। लेकिन मार्केट में स्ट्रांग दिखने वाला सेटअप भी गलत हो सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब गारंटीड नहीं होता। कोई भी एनालिसिस आपको सर्टेनिटी नहीं दे सकता। इसलिए जिस ट्रेड में आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वहां भी आपके रिस्क रूल्स बदलने नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में हमें अपने कॉन्फिडेंस को नहीं, अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आपका रूल है कि एक ट्रेड में मैक्सिमम 1% रिस्क लेना है, तो वो रूल केवल वीक सेटअप के लिए नहीं है, वो स्ट्रांग सेटअप के लिए भी है। अब यही बात लगातार कई ट्रेड्स पर लागू होती है। अगर आपको एक दिन में 5 अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पांचों में मैक्सिमम रिस्क लेना ही है, क्योंकि एक साथ कई पोजीशंस ओपन होने पर आपका टोटल एक्सपोजर बढ़ जाता है। हो सकता है कि अलग अलग ट्रेड्स देखने में अलग हों, लेकिन अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में तेज मूवमेंट करता है तो कई पोजीशंस एक साथ लॉस में जा सकती हैं। इसलिए केवल इंडिविजुअल ट्रेड का रिस्क नहीं, बल्कि ओवरऑल एक्सपोजर भी समझना जरूरी है। और यहां एक बहुत पावरफुल माइंडसेट आता है। आपको मार्केट में यह साबित करने नहीं जाना है कि आप कितना पैसा बना सकते हैं। आपको यह साबित करना है कि आप अपने रूल्स को कितनी ईमानदारी से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट आपके कंट्रोल में पूरी तरह नहीं है, लेकिन आपका रिस्क, आपकी पोजीशन साइज और आपका डिसीजन प्रोसेस काफी हद तक आपके कंट्रोल में है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग में कैपिटल प्रिजर्वेशन को इतना महत्व दिया जाता है। अगर आज आपने छोटा लॉस लिया तो कल आपके पास फिर से ट्रेड करने का मौका है, लेकिन अगर आज आपने एक गलत पोजीशन साइज की वजह से बड़ा लॉस कर लिया तो कल का अच्छा सेटअप भी आपके लिए साइकोलॉजिकल प्रेशर बन सकता है। अब यहां से एक और महत्वपूर्ण सवाल निकलता है। अगर हम पोजीशन साइज सही रखते हैं, रिस्क कंट्रोल करते हैं और स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी कुछ ट्रेड्स लगातार लॉस में चले जाएं तो क्या करना चाहिए? क्या तुरंत स्ट्रैटेजी बदल देनी चाहिए? क्या लॉस रिकवर करने के लिए ज्यादा ट्रेड्स लेने चाहिए? या कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रोककर अपने प्रोसेस को रिव्यू करना चाहिए? क्योंकि यहीं पर बहुत सारे ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट की सबसे बड़ी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, और इसी को समझना अगला जरूरी कदम है। अब मान लीजिए आपने अपना रिस्क तय कर लिया, पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखा, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया, और फिर भी लगातार 2, 3 या 4 ट्रेड्स लॉस में चले गए। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि प्रॉफिट में डिसिप्लिन बनाए रखना आसान लगता है, लेकिन लगातार लॉस के बाद भी अपने रूल्स पर टिके रहना ही असली ट्रेडिंग डिसिप्लिन है। ऐसे समय में सबसे पहली गलती होती है स्ट्रैटेजी को तुरंत बदल देना। एक ट्रेड लॉस में गया, स्ट्रैटेजी बदल दी। दूसरा ट्रेड लॉस में गया, इंडिकेटर बदल दिया। तीसरा ट्रेड लॉस में गया तो किसी दूसरे ट्रेडर की स्ट्रैटेजी कॉपी कर ली। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक से टेस्ट ही नहीं किया, उसके स्टैटिस्टिक्स नहीं समझे और कुछ ही ट्रेड्स के बाद उसे बदल दिया, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी वास्तव में काम करती है या नहीं। ट्रेडिंग में हमें एक ट्रेड के रिजल्ट से अपने पूरे सिस्टम को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा सेटअप भी लॉस में जा सकता है और एक खराब सेटअप भी कभी-कभी प्रॉफिट दे सकता है। यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रॉफिट वाला ट्रेड हमेशा सही ट्रेड नहीं होता और लॉस वाला ट्रेड हमेशा गलत ट्रेड नहीं होता। अगर आपने अपने रूल्स के अनुसार एंट्री ली, अपना रिस्क तय किया, स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट ने आपको स्टॉप आउट कर दिया, तो वो जरूरी नहीं कि आपका खराब डिसीजन था। हो सकता है आपका प्रोसेस बिल्कुल सही था और बस उस ट्रेड का आउटकम आपके पक्ष में नहीं आया। लेकिन अगर आपने बिना सेटअप के एंट्री ली, रिस्क बढ़ा दिया, स्टॉप लॉस हटाया और किसी उम्मीद के आधार पर ट्रेड को होल्ड किया, फिर किसी तरह प्रॉफिट हो गया, तो वो जरूरी नहीं कि अच्छा डिसीजन था। हो सकता है आपको उस बार सिर्फ लक ने बचा लिया हो। इसलिए आपको अपने ट्रेडिंग करियर में आउटकम से ज्यादा प्रोसेस को महत्व देना होगा। अब मान लीजिए लगातार 3 ट्रेड्स में आपको 1000, 800 और 1200 रुपए का लॉस हुआ। आपका दिमाग तुरंत कहेगा अब कुछ करना पड़ेगा, शायद अगला ट्रेड बढ़ा लेना चाहिए, शायद अब ज्यादा प्रॉफिट वाला सेटअप लेना चाहिए, शायद लॉस जल्दी रिकवर करना चाहिए।
लेकिन यही वो समय है जब आपको उल्टा करना है। आपको रिस्क बढ़ाना नहीं है बल्कि अपने प्रोसेस को रिव्यू करना है। देखना है कि क्या तीनों ट्रेड्स आपकी रूल्स के अनुसार लिए गए थे, क्या मार्केट कंडीशन आपकी स्ट्रैटेजी के अनुकूल थी, क्या आपने कहीं जल्दबाजी की, क्या आपने एंट्री से पहले कंफर्मेशन का इंतजार नहीं किया, क्या आपने स्टॉप लॉस बदला, या क्या आपने सिर्फ पिछला लॉस रिकवर करने के लिए अगला ट्रेड लिया। इन सवालों के जवाब आपको ज्यादा सच्ची जानकारी देंगे, बजाय इसके कि आप केवल प्रॉफिट और लॉस का नंबर देखें। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जिसे मैं ट्रेडिंग में बहुत महत्व देता हूँ, वो है ट्रेडिंग जर्नल। अगर आप हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं तो कुछ समय बाद आपको अपने बिहेवियर के पैटर्न्स दिखाई देने लगेंगे। आपको पता चल सकता है कि आप किस तरह के सेटअप में अच्छा परफॉर्म करते हैं, किस समय ज़्यादा गलतियां करते हैं, कहाँ जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं और कहाँ लॉस को ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं। शायद आपको ये भी पता चले कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक खास बिहेवियर है, जैसे बार बार ओवर ट्रेडिंग करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना या लगातार लॉस के बाद पोजीशन साइज बढ़ा देना। जब आपको अपनी गलती का पैटर्न दिखाई देने लगता है तब उसे सुधारना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड ही नहीं रखते तो हर लॉस के बाद आपका दिमाग केवल एक ही बात याद रखता है कि आज पैसा चला गया, और फिर आप इमोशन में अगला डिसीजन लेते हैं। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल को केवल प्रॉफिट और लॉस लिखने की जगह मत समझिए, ये आपके ट्रेडिंग माइंडसेट का मिरर है। इसमें यह भी लिखिए कि ट्रेड लेने के समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी। क्या आप शांत थे? क्या आप किसी पिछले लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे? क्या आपको जल्दी प्रॉफिट चाहिए था? क्या आपने फोमो में एंट्री ली? ये छोटी बातें आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर लगातार कई ट्रेड्स लॉस में जा रहे हैं तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है। मार्केट की कंडीशंस बदलती रहती हैं। कभी ट्रेंड मजबूत होता है, कभी मार्केट रेंज में चलता है, कभी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और कभी बहुत कम। एक स्ट्रैटेजी हर मार्केट कंडीशन में एक जैसा परफॉर्म नहीं कर सकती। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी किस प्रकार की मार्केट कंडीशन में बेहतर काम करती है और कब आपको अपनी एक्टिविटी कम करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि आपको अपने सिस्टम की लिमिट समझनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर समय मार्केट में रहने की कोशिश नहीं करता। वो केवल तब रिस्क लेता है जब उसका सेटअप और मार्केट कंडीशन उसके पक्ष में हो, और अगर कुछ समय के लिए मार्केट उसके सिस्टम के अनुसार नहीं चल रहा तो वो अपने कैपिटल को बचाना भी एक वैलिड डिसीजन मानता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक समय वो समय नहीं है जब आपको लॉस हो रहा है। सबसे खतरनाक समय वो है जब लॉस के बाद आपका माइंडसेट बदल जाता है, क्योंकि लॉस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लॉस के बाद अपना अगला डिसीजन आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब लगातार लॉस हो तो खुद से ये मत पूछिए कि अब कितना बड़ा ट्रेड लेकर पैसा रिकवर करूं। खुद से ये पूछिए कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। अगर जवाब हाँ है तो अपना प्रोसेस पर भरोसा रखिए और सैंपल साइज बढ़ने दीजिए। अगर जवाब नहीं है तो मार्केट को दोष देने की बजाय अपने बिहेवियर को सुधारिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका ट्रेडिंग अकाउंट केवल आपकी स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि आपके बिहेवियर से भी तय होता है। और अब सवाल यह है कि इन सभी रूल्स को एक साथ लेकर हम एक ऐसा प्रैक्टिकल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं जिसे हर ट्रेड से पहले और हर ट्रेड के बाद आसानी से फॉलो किया जा सके, क्योंकि नॉलेज तभी काम की है जब वो आपके अगले डिसीजन को बदल सके।